पता नहीं क्यों रहा ही नहीं जाता। उस झरने की खूबसूरती मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में बस सी गई है। अब क्या करूं? उसको देखे बिना चैन ही नहीं मिलता। चलो आज थोड़ा शिकार भी कर लूंगा और झरने की ताजगी और खूबसूरती भी देख लूंगा, ताकि मेरी आंखें खुश हो जाएं। चलो देखते हैं जाकर। हाँ, कितना अच्छा लगता है ना इसको देखकर। इसकी खूबसूरती में पता नहीं ऐसा क्या गहरा राज है कि इसको देखते ही दिल को आनंद आ जाता है। मैं तो इसीलिए ही किसी को साथ नहीं लाता, क्योंकि मैं अकेला ही इसकी खूबसूरती को, इसकी आवाज को महसूस करना चाहता हूँ। इसीलिए किसी भी सैनिक को साथ नहीं लाता। आहा, कितनी मधुर और ताजी, कितनी मधुर आवाज है इस। आए ऊपर वाले, तेरी लीला क्या ही बात है। मजा आ जाता है इस झरने को देखकर। राजा वीर प्रताप को रोज ही झरने की खूबसूरती खींच लाया करती थी, और वो रोज ही आकर झरने की खूबसूरती का और इसकी मधुर आवाज का आनंद लिया करते थे। चलो अब बहुत हो गया, अब माँ के पास चलता हूँ। इस झरने के बाद माँ को भी ना मिलूं तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब माँ के पास चलना चाहिए। काफी देर से इधर ही हूँ, वो भी राह देख रही होंगी। हाँ, चलता हूँ। राजा वीर प्रताप की अपनी कोई माँ नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही उसके गुजर गई थी। इसीलिए वो रजत की माँ, जिसका नाम पार्वती था, उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था और उसको अपनी माँ ही समझता था, और वो रोज ही उससे मिलने जाया करता था। अरे माँ, राजा वीर प्रताप अभी तक आए नहीं आपसे मिलने के लिए। पहले तो रोज ही इस वक्त तक आ जाते थे, लेकिन आज तो लगता है शायद ना ही आए। कहीं आपने उनको डांट तो नहीं दिया? अरे बेटा, मैं उसको क्यों डांटूंगी? वो भी तो तेरे जैसा ही तो मेरा बेटा है। मैं उसको भला क्यों डांटूंगी? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। शायद किसी काम में हो। इतना बड़ा राज्य है उसका, कभी कभी नहीं समय मिलता तो परेशान नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास समय ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझसे प्रेम कम करता है। वो मुझको अपनी माँ समझता है। तुमको तो पता ही है ना। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा वो। ये तो है माँ, वो आपसे प्रेम तो करते हैं अपनी माँ की जैसे। अब तो मुझको भी लगने लग पड़ा है कि आप मुझसे ज्यादा उनसे प्यार करती हैं। लेकिन अच्छा ही है,
कोई तो है हमारे पीछे जिसका नाम और रुतबा इतना बड़ा है, वरना माँ हमको कौन ही जानता है। अरे बेटा, हमको कोई क्यों नहीं जानता। ये देखो, ये पेड़, ये जंगली जानवर, ये सब तो हमको जानते हैं ना बेटा। अच्छा चलो, इंतजार करते हैं तुम्हारे भाई का, पता नहीं कब आएगा। हाँ हाँ माँ, हाँ, इंतजार करते हैं। वैसे भी जब भैया आते हैं तो फिर कहते हैं, माँ आज लगता है आपने मेरा इंतजार नहीं किया। अच्छा, आते ही होंगे शायद। दूसरी तरफ राजा वीर प्रताप आ रहे थे कि उनके कानों में कोई आवाज पड़ती है और वो ये कहते हैं कि अरे ये कैसी आवाज थी। कुछ सही से समझ नहीं आई, लेकिन बड़ी ही रहस्यमय सी आवाज थी। जैसे ऐसा भी लग रहा था कि सुनी सुनी आवाज है, पता नहीं किसकी आवाज थी, लेकिन आवाज तो थी। चलो, शायद मुझे ऐਵੇਂ ही लगा है, लेकिन अच्छा चलो छोड़ो, जो भी है मैं तो माँ के पास चलूं। माँ भी इंतजार कर रही होगी कि आज तो मेरा बेटा पता नहीं राजा ही बन गया है। हूँ तो मैं राजा ही, लेकिन राजा अपने कामों में ही व्यस्त हो गया है। चलो बस जा ही रहा हूँ, शायद कान खींचे आज तो। राजा वीर प्रताप रजत के घर पहुंच जाता है। अरे माँ, बाहर आओ, देखो राजा साहब आ गए। अरे माँ जल्दी आओ ना, बाहर राजा साहब आए हैं और आप अंदर हैं। पार्वती बाहर आ जाती है और राजा वीर प्रताप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे माँ कैसी हो, ठीक हो ना? माँ आज कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रही। क्या बात है, आज गुस्सा मेरी माँ के नाक पर है, क्या बात है? किसी ने परेशान किया है क्या? तो मुझे बताओ माँ, अभी ही उसको ठीक कर देंगे। बताओ माँ, क्या बात है, आज मुंह इतना उतरा क्यों है? अरे बेटा, मुझको किसने परेशान करना है? मेरे बेटों के होते हुए मुझे कौन परेशान करेगा? सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी देर लगाकर आज क्यों आए हो? इसीलिए तो बस ये मुंह उतरा हुआ है। बताओ अब कहाँ व्यस्त हो गए थे तुम? कौन सा ऐसा काम था? अरे नहीं माँ, नहीं, ऐसा कोई काम तो नहीं था, पर आपको पता तो है मैं जब आता हूँ तो झरने के पास तो जरूर बैठता हूँ। तो बस झरने की खूबसूरती और मधुर आवाज में मैं तो गुम ही हो गया माँ। सच्ची में माँ, वो झरना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, तो बस वहीं पर बैठा रहा, उसको देखता रहा, आनंद लेता रहा, तो पता ही नहीं चला वक्त कब गुजरा यूं झटपट करके। बाकी कल से ऐसा नहीं होगा माँ, माफ कर दो। अरे बेटा नहीं, माफी मांगने की क्या जरूरत है बेटा? नहीं, मैंने माफ ही किया है। मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी? बस थोड़ा सा परेशान हो गई थी, और तो कोई बात नहीं। और देखो बेटा, ये तुम्हारा भाई भी तुम्हारी राह देख रहा था। हाँ राजा साहब, मैं भी आपकी राह देख रहा था, और मैं तो माँ को कह रहा था कि भाई किसी काम में होंगे, इसीलिए तो आए नहीं। बाकी थोड़ा सा परेशान भी थे कि अकेले आते हैं। चलो अब आप आ गए हैं तो हम सब खुश हैं। अरे रजत भैया, ये सबसे पहले ना तुम मुझको राजा साहब कहना बंद करो। मैंने कितनी बार तुमको कहा है कि मुझको राजा साहब नहीं, अपना भाई कहना है, लेकिन तुम मानते नहीं हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। आज से, अभी से, इसी वक्त से तुमने मुझे राजा साहब कहना छोड़ देना है और भैया कहना है मुझे।
वरना मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे। माँ तो नहीं हुई। अच्छा भैया, अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद राजा साहब नहीं कहूंगा, भैया कहूंगा। अब आप खुश हैं ना? वैसे आपको बात बताऊं तो जब आप यहाँ पर नहीं होते तो मैं आपको भैया ही कहता हूँ। माँ के सामने जब आपका जिक्र करता हूँ तो भैया ही कहता हूँ, लेकिन जब आप आते हैं तो फिर मैं राजा साहब कह देता हूँ। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब आपने मना कर दिया है ना, तो भैया ही कहूँगा। तो और क्या, भैया हूँ तुम्हारा, राजा नहीं हूँ। राजा मैं अपने दरबार पर हूँ, अपने महल में हूँ, अपनी जनता के सामने हूँ, लेकिन माँ के सामने तुम्हारा भाई ही हूँ। और माँ, फिर आज क्या बनाया है मेरी माँ ने? अरे मेरा बेटा, जो कहेगा वो बना दूंगी अपने बेटे को। क्या खाना है तुमने, बोलो, मैं बना देती हूँ। अरे माँ, जो दिल करता है खिला दो अपने बेटे को। बहुत ही भूख लगी है आज मुझे। चलो फिर अंदर चलते हैं। जो प्यार से बना कर खिला दोगी ना माँ, वो मैं खा लूंगा। कुछ देर बाद राजा वीर प्रताप खाना खा लेता है और फिर अपनी माँ को और रजत को अलविदा कहकर शिकार के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वैसी ही आवाज राजा के कानों में पड़ती है और राजा ये कहता है कि अरे रे 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 रे, अरे ये आवाज पहले भी मुझको आई, अब फिर से आ रही है। मुझे इस आवाज की खोज करनी चाहिए कि ये आवाज है किसकी, आखिर ये आ कहां से रही है। मुझको इस आवाज का पीछा करना चाहिए। पहले तो कम थी, लेकिन अब ज्यादा आ रही है। चलो इस आवाज का पीछा करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। पता तो करूं आखिर ये है क्या। वीर प्रताप उस आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी कहां से आ रही है। तो अब वो उस आवाज के पीछे पीछे जा रहा था। आवाज का पीछा करते करते वीर प्रताप एक मंदिर के पास पहुंच जाता है और देखकर चौंक जाता है। अरे इस जंगल में एक मंदिर भी है। अरे मैंने तो कभी देखा ही नहीं। मुझे लगता है वो आवाज भी इसी मंदिर से आ रही थी, और तो कोई जंगल रहता नहीं। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए मंदिर के, शायद कोई हो अंदर। और वो आवाज मंदिर की घंटियों की थी। चलो अंदर जाकर देखता हूँ कौन घंटी बजा रहा है। वीर प्रताप जिस आवाज का पीछा करते करते इस मंदिर तक पहुंचा था, वो आवाज असल में मंदिर की घंटियों की थी। तो अब वीर प्रताप मंदिर के अंदर देखने जा रहा था। वीर प्रताप मंदिर के बाहर खड़ा होकर अंदर देखता है तो उसको अंदर एक साधु बैठा हुआ नजर आता है, और वो ये कहता है कि अरे अंदर तो एक साधु है। चलो जाकर आशीर्वाद ले लेता हूँ और ये पूछूंगा कि आप यहाँ पर कब से हैं, और ये मंदिर मैंने तो कभी देखा नहीं, और मैं आपका राजा। चलो बात करता हूँ अंदर जाकर। राजा वीर प्रताप
मंदिर के अंदर आ जाता है और साधु को देख रहा होता है। अरे ये साधु जी तो मुझको बहुत ही ज्यादा ज्ञानी लगते हैं। मुझे इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, शायद कुछ सीखने को ही मिल जाए। राजा वीर प्रताप अभी इतना कहता ही है कि मंदिर की घंटियां खुद ब खुद एकदम से बजनी शुरू हो जाती हैं और राजा वीर प्रताप डर जाता है। वीर प्रताप मंदिर की घंटियों को बजता हुआ देखकर डर जाता है कि शायद कोई खतरा है, ये खुद ब खुद बज रही हैं। तो वो साधु को जोर से आवाज लगाकर उठा देता है। अरे पंडित जी उठ जाएं! अरे उठ जाएं पंडित जी, लगता है कोई खतरा है। मंदिर की घंटियां खुद ही बज रही हैं, उठ जाएं। साधु अपनी आंखें खोल लेते हैं वीर प्रताप के शोर से और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। अरे मूर्ख बालक, ये तूने क्या किया? तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। अरे अब तो मेरा समय था, मेरी तपस्या का फल मुझको मिलता, लेकिन तूने ये सब कुछ खराब कर दिया। ये मंदिर की घंटियां 10 बार खुद बजनी थी और ये आखिरी बार बज रही थी। तुमने मेरी सारी तपस्या खराब कर दी। मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम आज से एक पत्थर की मूरत बन के रह जाओगे। तेरे जैसा दुष्ट राजा किसी काम का नहीं। साधु जी के इतना कहने के बाद राजा एक पत्थर की मूरत बन जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और रजत परेशान होता है कि मेरा भाई कितने दिन हो गए हैं, आया ही नहीं। कितने दिन हो गए, भैया का कोई अता पता नहीं, भैया आए ही नहीं। वैसे आमतौर पर तो ऐसा होता ही नहीं। आए ऊपर वाले, कृपा करिएगा भैया पर। पता नहीं भैया कहाँ है। माँ घर पर हैं और रोज ही परेशान होती हैं, लेकिन चलो पता नहीं, शायद काम में व्यस्त हो। रजत अभी इतनी बात कर ही रहा था कि वहां से एक व्यापारी गुजरता है और रजत उससे ये पूछता है कि अरे ओ भैया, कैसे हो? ठीक हो? मुझे लगता है तुम व्यापारी हो। हाँ भैया, हूँ तो व्यापारी, लेकिन क्या करूँ, आजकल काम ही नहीं है। जब से राजा साहब गुम हो गए हैं, सारा काम खराब हो गया यार। राजा गुम हो गया है ये सुनते ही रजत के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और डर जाता है। अरे अभी तुमने क्या कहा? राजा साहब गुम हो गए हैं? हाँ भैया, क्या तुमको नहीं पता? 3-4 दिन हो गए हैं, बादशाह का कोई अता पता नहीं है। इसी वजह से काम पर भी बहुत सारा असर पड़ा है। सभी इसी बात पर चर्चा करते हैं। अब तो पता नहीं, कहते हैं कि वो शिकार के लिए निकले थे, वापस आए ही नहीं। चल भैया ठीक है, मैं चलता हूँ। भैया गुम हो गए। मुझे याद है, हमसे मिलकर भैया जंगल की तरफ गए थे। मेरा ख्याल है शिकार के लिए ही गए थे। मुझे जंगल में ही ढूंढना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। माँ को भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, चलता हूँ। माँ को बाद में बता दूंगा। अगर माँ को बता दिया तो वो परेशान हो जाएंगे। रजत चल पड़ता है उस दिशा की तरफ जिस दिशा पर बादशाह सलामत गया था। थोड़ी देर चलने के बाद उसको एक साधु जी नजर आते हैं, वही जिन्होंने वीर प्रताप को श्राप दिया था। तो वो उनसे जाकर पूछता है, साधु जी कैसे हैं आप? अच्छा साधु जी, मैंने आपसे एक बात करनी थी। कहीं आपने किसी राजा को जंगल में तो नहीं देखा? 3-4 दिन हो गए हैं, हमारे राजा जो कि मेरे भाई हैं वो लापता हैं। तो अगर आपने कुछ देखा हो, आपको पता हो तो मुझे बता दें। साधु को समझ आ जाती है कि ये किसकी बात कर रहा है, उसी की जिसको मैंने श्राप दिया था। हाँ मुझको पता है उसका, लेकिन उस मूर्ख राजा का मेरे सामने जिक्र भी मत करो।
उसने मेरी तपस्या भंग कर दी और मेरी सालों की मेहनत को उसने खराब कर दिया। इसी वजह से मैंने उसको श्राप दे दिया है और वो एक पत्थर की मूर्त बन गया है। जैसे साधु उसको बताते हैं कि वो पत्थर की मूर्त बन गया है मेरे श्राप की वजह से, तो रजत ये कहता है कि अरे साधु महाराज, ये आपने क्या किया? इतने अच्छे और नेक दिल राजा को आपने एक पत्थर की मूर्त में बदल दिया। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? नहीं बताएं, क्या जानते हैं? सिर्फ आपकी तपस्या भंग की। शायद भैया का कोई और इरादा हो, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी। मैं बताता हूँ आपको कि वो कैसे राजा हैं। उनकी माँ नहीं है, लेकिन कोई भी राजा किसी गरीब किसान की बीवी को, किसी गरीब किसान की माँ को कैसे माँ समझ सकता है? वो पूरी जनता से प्यार करते हैं और मेरी माँ को वो अपनी माँ समझते हैं और रोज वो उनसे मिलने आते हैं, और मुझे वो एक मामूली किसान को वो अपना भाई समझते हैं। इतना बड़ा दिल है उनका, और रोज खाना हमारे घर आकर खाते हैं। कोई राजा ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। वो करते हैं, वो हर एक की मदद करते हैं, वो हर एक से प्यार करते हैं। तो आपके साथ वो बुरा कैसे कर सकते हैं साधु जी? कैसे? रजत वीर प्रताप की सारी बातें, सारी खूबियाँ साधु जी को बताता है और साधु जी का दिल पिघल जाता है और साधु जी ये कहते हैं कि अरे बेटा, ये मुझसे कौन सा पाप हो गया? शायद उसका इरादा मेरी तपस्या भंग करना नहीं था। शायद घंटियां खुद ब खुद बजने की वजह से वो डर गया हो और मुझको बचाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे याद है वो कह रहा था कि घंटियां बज रही हैं, साधु जी उठ जाएं। ये क्या मुझसे पाप हो गया बेटा? चलो जल्दी से चलें, मैं अपना श्राप वापस लूं। इतने महान इंसान को पत्थर की मूर्त बनाकर मुझे भी पाप लगेगा। चलो बेटा, जल्दी चलो। साधु जी और रजत वीर प्रताप के पास आ जाते हैं और साधु अपना श्राप वापस ले लेते हैं और साधु जी वीर प्रताप को ये कहते हैं कि वीर बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम मेरी मदद करना चाहते थे, मैं ये समझ गया हूँ और मैंने तुमको श्राप दे दिया। माफ करना बेटा, माफ करना। तुम इतने महान हो और मैं तुमको मूर्ख समझ बैठा। अरे साधु जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े हैं, कोई बात नहीं। बस मैं यही समझूंगा कि मेरे किसी बड़े ने मुझे थोड़ा सा डांटा है। कोई बात नहीं। वो घंटियां एकदम से बजी तो मुझे लगा कि शायद पंडित जी को बचाना चाहिए, उनको नहीं पता। तो खैर, मैं भी माफी मांगता हूँ, मैंने आपकी तपस्या को भंग किया, लेकिन इरादा नहीं था। तो ऐसे रजत की मदद से वीर प्रताप से श्राप हट जाता है और वो ठीक हो जाता है।